Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome back to episode number 6 of this cricket special series of Sama podcast. आज आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि देखिए हमने चौकों छक्कों की बात कर ली, हमने पार्टनरशिप्स की बात कर ली। हम कोशिश हमारी यही है कि हम क्रिकेट के ना सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। तो आज के दिन हम बात करने जाने वाले हैं कैप्टन्स की, कि किस कैप्टन ने किस तरह की कैप्टनसी की, कितने मैचेस खेले, कितने जिताए, कितने हरवाए। क्योंकि देखें, आप बाउंड्रीज तो लगा सकते हो, इंडिविजुअली आप सब प्लेयर्स अपनी गेम तो कर सकते हो, लेकिन यू नीड अ लीडर। एक अच्छा लीडर जो होता है ना वो आपको नीचे से ऊपर भी लेके आ सकता है, और जो बुरा लीडर होता है वो आपको ऊपर से नीचे भी गिरा सकता है। यू नीड समवन हु कैन गाइड यू टू द राइट डायरेक्शन। तो आज बस इसी हवाले से सारे कैप्टन्स की हम बात करने वाले हैं, और ये भी बात करेंगे कौन कैप्टन कितने अरसे के लिए आए, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी दफ़ा ना इनका टेन्योर बड़ी ज़्यादा चीज़ों की वजह से अफेक्ट हो रहा होता है। कभी कोई लंबे अरसे के लिए 2-3 साल के लिए कैप्टन रहता है, तो कभी कोई आता है 2 महीने खेलता है, कुछ मैचेस खेलता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, नया कैप्टन आता है, फिर उसको वापस लेके आया जाता है। तो खैर, विदाउट एनी फर्दर अडू आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। सर, आपसे अगर मैं बिफोर इवन स्टार्टिंग द कॉन्वर्जेसन अगर आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन रहा है आज तक, तो बस एक छोटा सा आंसर देना, आपने बस नाम लेना है। मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक मोहम्मद। इस पे हम आएंगे क्योंकि इस लिस्ट में उनका नाम भी मौजूद है। अब स्पेसिफिकली आपने कहा तो तभी हम उनको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे पास ये जो लिस्ट मौजूद है ना फैक्ट्स और फिगर्स की, उसकी जानिब। अच्छा, हमने क्राइटेरिया ऐसा रखा है कि हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जिन्होंने 10 से ज़्यादा मैचेस खेले, ठीक है? क्योंकि अगर हम सबकी बात करने लग जाएं तो ये एपिसोड बड़ी लंबी हो जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ विद द मैन हु हैज़ द हाईएस्ट विनिंग रेशो, सक्सेस रेशो इन टेस्ट क्रिकेट, वो हैं वकार यूनुस। वकार यूनुस ने 17 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 10 उन्होंने जीते हैं, 7 हारे, 0 ड्रॉज के साथ। 59% सक्सेस रेशो रहा है। तो सतार साहब, मैंने तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका मैच नहीं देखा कोई भी लाइव, क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव सीन वकार यूनुस एट हिज प्राइम कैप्टनिंग पाकिस्तान एंड बॉलिंग। ये देखो, मैंने पहले कहा कि वकार यूनुस जीता ज़रूर है, ज़्यादा मैचेस जीता है, उसकी सक्सेस रेशो बाकी कप्तानों से ज़्यादा है, लेकिन एक होता है आप अपनी ज़ाती पसंद भी तो बता रहे हो। जी जी। ये तो अपनी जगह पर है कि यार टॉप रैंकिंग है, सक्सेस रेशो इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा मैचेस ये जीता है, कम मैचेस हारा है। ये तो अपनी जगह पे एक अटल हकीकत है ना, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह की एक हकीकत है। बेशक। आप जब अपनी पसंद कहते हो ना, तो अपनी पसंद में ये नहीं होता जो टॉप ऑफ द लाइन है उसमें से कोई बंदा आपको पसंद होगा। दुनिया भर में ऐसा होता है कि क्रिकेट के बहुत बड़े 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 प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं। कई लोगों को वो टॉप ऑफ द लाइन में से कोई बंदा उस तरह नहीं पसंद होता जो नीचे की रैंकिंग में आता ना, वो कहता है मैंने तो वो पसंद है। जैसे अगर मैं ये बात करूँ मुझे तौसीफ अहमद पसंद था तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। वजह क्या थी तौसीफ अहमद के मेरे पसंद करने की? जावेद मियांदाद के साथ दूसरे एंड पे तौसीफ अहमद था जब जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था शारजा में। अब किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया तौसीफ अहमद का कि यार दूसरे एंड पे भी कोई बंदा था, अगर दूसरे एंड पे वो ना होता तो जावेद मियांदाद छक्का कैसे मारता? तो सारे पवेलियन में बैठे होते। उस बंदे को मैं इसलिए याद करता हूँ कि आप लोग याद नहीं करते। और जब वो जावेद मियांदाद पे निछावर किया जा रहा था ना हर एक तरह की चीज़, क्रिकेट में आज तक किसी क्रिकेटर पे इस तरह से किसी एक दिन की परफॉर्मेंस पे इस तरह से निछावर नहीं किया गया था जिस तरह के जावेद मियांदाद पे किया गया। लेकिन साथ साथ ये अफसोस की बात है कि दूसरे एंड पे खड़े हुए तौसीफ नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल। कभी आज तक किसी से पूछो कि यार जावेद मियांदाद ने जब छक्का मारा था तो दूसरे एंड पे कौन खड़ा था, किसी को याद नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको याद होगा। अब वो जो बात हुई थी कि प्लेयर देखो, जो हमारा टीवी देखने वाला भी है ना जी, उसको सारे कप्तान याद नहीं होते। ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे हैं वकार यूनुस कभी कप्तान भी रहा है। वो बॉलर के तौर पे उसे जानते हैं कि फास्ट बॉलर था, गेंद कराता था तूफ़ानी अंदाज में, और वो तूफ़ान की तरह की रफ्तार होती थी उसकी गेंद की जो वो कराता था। मास्टर ऑफ स्विंग। ठीक है, स्विंग। अच्छा, स्विंग के ऊपर ना लोगों का हमारे जो दौर में था ना, जी जी, वो ये होता था कि जिसकी तेज़ बॉल होती थी ना
उसका नाम हो जाता था। वो कहते ही तेज बॉल की वजह से स्विंग करे ना करे वो तेज इतनी होती थी कि कई दफ़ा बैट्समैन बीट हो जाता था। ज़रूरी नहीं बैट्समैन स्विंग की वजह से बीट हो, स्विंग की वजह से बीट होगा, लेकिन एक गेंद की रफ्तार इतनी तेज़ है कि वो भाईजान जब तक वो अपना बल्ला लाएगा, लाइन एंड लेंथ अपनी सही करेगा ना, उस वक्त तक वो गेंद गुजर चुकी होगी। या तो वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, या LBW हो जाएगा, या स्निक में वो कैच पकड़ा देगा। तो ये क्रिकेट के बारे में कहा जाता है। स्पीड को इस तरह से थोड़ा सा आप कह लें डिफरेंट स्टाइल में एक एज दे दिया जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा है ना कि स्पीड को इटसेल्फ ये नहीं, अब तो इतना क्रिकेट बहुत माना आगे नहीं जा जाता। चुकी है ना। वेरिएशंस अब इतनी तो आ गई क्रिकेट हैं, यू बहुत नीड टू हैव मल्टीपल ट्रिक्स इन योर ये क्लोजेट। नहीं हो सकता कि जो तेज बॉलर है, बिल्कुल फास्ट पेसर बॉलर जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ तेज़ गेंद कराए। उन्हें स्विंग भी उसका एक आर्ट होता है कि वो आपके दाएं तरफ से निकाल रहा है गेंद के बाएं तरफ से निकाल रहा है। तो कब तेज करा रहा है, कब स्लो करा रहा है। अब ये भी आ गया कि कई दफ़ा आप देखें कमेंट्री सुन रहे होते हैं, एक कैच उठ जाता है, तो साथ ही रनिंग कमेंट्री में करने वाला कहता है कि स्लो बॉल थी। आपको मुझे नहीं पता चलता, हम भी मैच देख रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा होता, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि स्लो बॉल थी। बैट्समैन समझता है कि ये अपनी उसी पेस से मुझे गेंद करा रहा होगा, लेकिन वो स्लो गेंद होती है, वो स्लो पे गेंद उठा देता है, वो अपिश हो जाती है। वो या तो उसके बल्ले के एज पे लग जाती है, जो भी होता है बॉटम बहरहाल एंड या ऊपर लग जाती है। उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है बैट्समैन को। तो हम लोग करते हैं कि जब ये अब्दुल हफीज़ कारदार जी, अब ये हुआ ये कि पाकिस्तान का पहला कप्तान था, पाकिस्तान का पहला कप्तान हफीज़ कारदार। अब ये था ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। जी जी। अब जब ये क्रिकेट में जब पाकिस्तान को स्टेचर मिलता है ना टेस्ट के खेलने का, वो 1952 है, यानी कि पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद हमें ये टेस्ट खेलने का हम क्वालिफाई कर जाते हैं। पहले ही कप्तान हमें एक ऐसा मिलता है जो कि वेल एजुकेटेड है, क्या बात है। वेल ऑफ है, अरिस्टोक्रेसी बैकग्राउंड है, अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड है उसका, पढ़ा लिखा है, उसके ताल्लुकात बड़े हैं। अपने वक्त में जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन होते थे उनके उससे भी ताल्लुकात थे। हफीज़ कारदार टीम के साथ भी चल रहा था, पॉलिटिशियन के साथ भी, और जो क्रिकेट बोर्ड में इंटरफेरेंस कर सकते थे, जिनमें इतनी शक्कत थी, उनके साथ भी चल रहा था। उसके इस तरह के मामले की वजह से ना क्रिकेट बोर्ड में जो अनड्यू किस्म की इंटरफेरेंस होती है ना लीडरशिप की तरफ से, जी, चाहे फौजी डिक्टेटर हो या पॉलिटिशियन हो, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि हफीज़ कारदार था। और हफीज़ कारदार का स्टेचर ये था कि लड़के जो थे ना, हाँ इनको बॉयज़ कहा जाता है, क्रिकेट में होता है ना बॉयज़, बिल्कुल। तो हफीज़ कारदार को निकाल के ना बाकी जो हमारे लड़के थे ना क्रिकेट प्लेयर जो थे ना, वो बेचारे आपकी तरह या मेरी तरह माड़े थे। उस वक्त हालात ये थे कि ग्लव्स या पैड्स, बैट गेंद की बात नहीं कर रहा मैं, पैड्स ग्लव्स की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास इतने कम होते थे कि एक प्लेयर आउट हुआ है ना, अब वो ग्राउंड से जा रहा है, तो दूसरा जिस प्लेयर ने आना है ना, वो ग्राउंड में ही होता था, दूसरा प्लेयर ग्राउंड में आ चुका हुआ था, वो एक दूसरे को क्रॉस करते थे। बिल्कुल ऐसे ही हो। लेकिन उस वक्त कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो आउट होने वाला ना, वो ड्रेसिंग रूम में भी चला गया, तो दूसरा जो 1 डाउन है, 2 डाउन है, 3 डाउन है, जिसमें भी नंबर पे उसने खेलना, वो लेट निकला। वो लेट क्यों निकलता था? उन्हें ग्लव्स जो है वो इस्तेमाल करा था, ग्लव्स उसने उसको देने होते थे, उसने वही ग्लव्स पहन के तो मैच में आना होता था। 15 रुपए इनको मिलते थे। ये कौन से ज़माने की बात है? 1952 की बात कर रहा हूं। 1952। 15 रुपए पर डे मिलते थे जी जी। हमारे टेस्ट मैच खेलने वालों को। अच्छा, ये तब नहीं डेली मैं कह वेजेस रहा- होती थी, तब सैलरीज नहीं होती थी, डेली वेजेस होती थी। वो डेली पे भी होता था, फिर वो ये भी तय करते थे कि भाई सीरीज का दे दो, जितने मैच होंगे उसका वो कर देते थे, लमसम भी कर देते थे। तो ये हालत थी। अब उसमें उसका फ़ायदा टीम को हुआ भी, हफीज़ कारदार का फ़ायदा हुआ कि एक ऐसा बंदा मिल गया जो टिका के कड़ाकेदार अंग्रेज़ी बोलता था, बाहर से कोई टीम आती थी, उसने टीम उसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 6 मैच जीते थे, 6 ही मैच हारे थे। तो बड़ी बड़ी जो टीमें थी ना उस वक्त क्रिकेट की, उनको वो हराने में कामयाब हो गया था। तो ये हमें उस वक्त में एक एज मिला था। अगर हफीज़ कारदार के दौर में जब वो कप्तान था हमें ये मैच ना मिलते तो हमारा थोड़ा सा हाल बुरा ही होता, कि हमें लोगों ने, क्रिकेट खेलने वाली दुनिया ने हमें उस तरह से नहीं लेना था।
तो वो हो गया। अब जहाँ पर ये है कि हफीज़ कारदार साहब का हमें फ़ायदा हुआ, क्रिकेट को फ़ायदा हुआ, वहाँ ज़ाती तौर पे कुछ खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ी थे, उनको नुकसान भी हुआ। जैसे कि ये मोहम्मद ब्रादर्स, ये टर्म एक चली थी क्रिकेट के वाले से, मोहम्मद ब्रादर्स। उसमें हनीफ मोहम्मद भी था, उसमें मुश्ताक मोहम्मद भी था, उसमें सादिक मोहम्मद भी था। एक इनका भाई होता था रईस मोहम्मद। जी। अब रईस मोहम्मद बहुत बड़ा, जहाँ से क्वालिफाई होके आप आते हैं ना कि टेस्ट खेल सकता है जी, वो कर चुका था सब कुछ, सारा फर्स्ट क्लास खेला था उन्होंने। तो उसके बाद ये हुआ कि हफीज़ कारदार सामने खड़े हुए थे। अब ऐसी शख्सियत, टावरिंग पर्सनैलिटी, जिसके सामने बोर्ड नहीं बोलता था, क्रिकेट बोर्ड नहीं बोल सकता था, जिसके सामने कई जो पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंसर होते थे वो नहीं बोल सकते थे। तो मकसूद अहमद एक साहब थे जी, वो भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। मकसूद अहमद को इन किया और रईस का रास्ता रोके रखा। रईस इंटेंशनली, मतलब ये था, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह क्या थी? यार अब मेरी बात सुनो, मेरे पास इतनी पावर है, मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर जाता हूँ जिसकी वजह से मेरा नाम स्टेचर बढ़ जाता है। अब जब आपका स्टेचर बढ़ जाए, अब ये पॉडकास्ट करते हो, आपके पॉडकास्ट की व्यूवरशिप बहुत आ जाती है। इंशाल्लाह मेरी बात जी, सुन ले, फिर इंशाल्लाह करना। उसके बाद तेरे तेवर बदल जाते हैं। उसमें तू भला क्या करता है, जो हमारा छम्मा नहीं, गरीब सा कैमरामैन, तो कई दफ़ा ताव में आके ना एक ऐसी बात कर देता है जो सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि तेरे गुड्डी चढ़ी हुई है। हफीज़ कारदार की गुड्डी चढ़ी हुई थी, उसे पसंद किया जा रहा था, तो उसमें ये हरकत जो है ना, ये भी हो जाती थी। तो बेचारे रईस मोहम्मद ने क्या बिगाड़ा था? वो अच्छा खासा, मतलब जैसे कि आपने कहा, मकसूद के साथ ज्यादा ताल्लुका, जो हफीज़ कारदार की नजरे करम थी ना, वो मकसूद अहमद पे थी, तो उस टाइम पे नहीं थी। ऐसा था कि बस एक ही प्लेयर की जगह के साथ ये नहीं था कि रईस के साथ कोई पुराना कोई पैसों का लेन देन हो, कोई प्रॉपर्टी का फटा हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये था कि मकसूद को लेना है तो फिर रईस मोहम्मद को, अच्छा, लेटर ऑन रईस मोहम्मद को जगह मिल गई थी टीम में। ये मैं फिर कभी बताऊंगा बाद में, ये स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो ये हुआ था। अब तुम देखो कि गैप पड़ जाता है जी। इससे पहले एक बात जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जब हम लोग इनकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, कप्तान की, कप्तान प्लेयर भी होता है, बिल्कुल, बैट्समैन भी होता है, बॉलर भी होता है, ऑलराउंडर भी होता है। वो कप्तान नहीं होता तो हम उसको कैसे देख रहे होते हैं? एज ए बॉलर देख रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर, या उसकी परफॉर्मेंस एज ए ऑलराउंडर, या उसकी परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन। कई आते हैं जो कप्तान बन तो जाते हैं, प्लेयर बड़े होते हैं, लेकिन कप्तान जो बन के वो कामयाब नहीं होते। ये बात है ना कि हर अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। क्यों? जो क्रिकेट का कप्तान होता है ना, क्रिकेट के कप्तान के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मिलिट्री जर्नैल नहीं होता, फौज का जर्नैल, उसने जंग जीतनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना है। अब वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग पता नहीं किस तरह की करता है, उसने जंग जीतनी है। इसी तरह जो क्रिकेट की टीम का कप्तान होता है ना, उसने मैच जीतना होता है। बाकी खेल में देखो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, बड़ी से बड़ी खेल दुनिया की देख लो, कप्तान को कितना को मौका मिलता है कि वो 70 मिनट की, 75 मिनट की, 80 मिनट की गेम में वो कितना कर सकता है। सारे इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेटेजी उससे पहले बन चुकी होती है, कोच भी होता है बीच में, कप्तान भी होता है, बाकी पूरी मशीनरी होती है, वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्रिकेट के खेल में वो अंदर खड़ा है और ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसको पता है कि बॉलिंग एंड में मैंने क्या चेंजेस करनी है, किसको ज़्यादा मौका देना, किसको संभाल के रखना, और कब, और ये कब करना। धूप जब ज़्यादा होगी या धूप कम होगी, हवा तेज़ चल रही होगी या कम तेज़ चल रही होगी, बॉल पे स्क्रैचेस आ रहे हैं तो कौन आएगा, तो ये करेगा। अब बैटिंग ऑर्डर को भी वो चेंज कर देता है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है, वो सोच रहा होता है कि आज के दिन मोमेंट्स ऐसे आ चुके हैं कि मुझे बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। वो डिसीजन करता है, उस बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की वजह से मैच जीत जाता है तो कामयाब कप्तान है। अगर वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की वजह से मैच हार जाए तो नाकाम कप्तान होगा। तो इसी तरह से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये पाकिस्तानी कप्तानों में आने से पहले ना एक बात करनी चाहिए कि 3 कप्तान गुजरे हैं दुनिया में जी, जिनको पूरी दुनिया में ना मुख्तलिफ हवालों से उसका रेफरेंस दिया जाता है क्रिकेट में जी। एक माइक ब्रेडे था, ओके, इंग्लैंड का था, 1977 की बात कर रहा हूँ। वो आया,
उसने 1977 से 1979 में इंग्लैंड की टीम को जहां वो ले गया, वो उसी का कमाल था। उसमें इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी, उनके बैट्समैन थे, बॉलर थे, उनका कमाल ज़रूर था, लेकिन उससे ज़्यादा माइक ब्रेले का कमाल था। उसके बाद ये हुआ कि उसने कप्तानी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली। तो 1981 में अब एक जंग चलती है। क्रिकेट में कहा जाता है 2 जंगें होती हैं जी, बड़ी जंगें, या जंग अजीम कह लो, क्रिकेट की जंग अजीम ऐसे ही है। 2 होती हैं। एक पाकिस्तान इंडिया का मैच पढ़ाओ, जी, एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच पढ़ाओ, बिल्कुल, एशेज सीरीज जिसको टेस्ट कहते हैं। सीरीज। जी 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 जी। अब एशेज सीरीज हो रही थी 1981 में। कुछ ऐसा होता है कि जब एशेज सीरीज होती है ना, तो मुल्क की सतह पे भी कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें दावा आ जाता है। ऐसे ही है। तो उस वक्त इंग्लैंड की तरफ से भी कोई दावा आ गया था। वो एक मैच हुआ था, वो इंग्लैंड हार गया। अब इंग्लैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि माइक ब्रेले को वापस बुलाया जाए। तो माइक ब्रेले को वापस बुलाया गया। अब 4 मैच हैं, एक मैच हार चुका हुआ। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन, इससे पहले अरसा कितना था, कितनी देर के लिए वो आउट थे? 1977 और 1979 ये 2 साल वो उन्होंने। रिटायर हो गया। ये नहीं हुआ कि उसको ये किया गया, लेकिन उसको बुलाना पड़ा वापस। वो आया, अगले तीनों के तीनों मैच इंग्लैंड जीत गया। क्या बात है। यानी कि ये उस वक्त का फैसला ऐसा फैसला था जिसमें लोग भी शामिल थे, समझ रहे थे कि इस फैसले से इंग्लैंड की जीत के इम्कानात बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो माइक ब्रेले ने साबित कर दिया। उसके बाद था ये इयन चैपल, ये ऑस्ट्रेलिया का था। चैपल ब्रादरान मशहूर हैं। एक मोहम्मद ब्रादरान पाकिस्तान में की तरफ से मशहूर थे। चैपल ब्रादरान जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मशहूर हैं। और स्टीव वा मॉकवा, ये वो भी एक ब्रादरान आए, थोड़े इनका भी रहा। लेकिन चैपल ब्रादरान और मोहम्मद ब्रादरान, इनका एक हमारे ज़माने में ना बड़ा डोमिनेट करता था। अच्छा, लेटर ज़माने में अकमल ब्रादरान का नहीं इतना? नहीं, अकमल ब्रादरान का उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह चैपल ब्रादरान का हुआ, या मोहम्मद ब्रादरान का हुआ, या वो ब्रादरान का हुआ। उसकी वजह थी कि उनमें कप्तान बन जाते थे। वैसे इयन चैपल भी कप्तान बन गया था, ग्रेग चैपल भी कप्तान बन गया था, स्टीव वॉ भी कप्तान बना था, मार्क वॉ भी बन गया था। ठीक है। और ये मोहम्मद ब्रादरान में हनीफ मोहम्मद भी बन गया था, मुश्ताक मोहम्मद भी बन गया था। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। अब इयन चैपल ने क्या किया, उन्होंने क्या अपनी टीम को कहा कि आपने, अब टीम के पास प्लेयर थे, बॉलर थे, बैट्समैन थे। ये नहीं थे कि बॉलर नहीं है, बैट्समैन नहीं है, तो वो आके उन्हें ये कर दिया। उन्हें क्या, एक बात है, आपने फील्ड पे एग्रेसिव मोड के साथ आना है। एग्रेसिव मोड क्या था? उन्होंने कहा जो बैट्समैन होगा ना, चाहे आपको गंदी ज़ुबान क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। गोरे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते बहुत हैं, स्लेजिंग करते हैं। ठीक है, जिसको तुमने स्लेजिंग का नाम लिया ना, जी जी। ये स्लेजिंग का टर्म जो थी ना, इस मामले में बड़ी चलती है। उसने कहा कि आपने आना है, बैट्समैन है और ये ऐसी तैसी, बस इंटिमिडेट करना है आपने, जिस भी तरह कर सको आप। अब वो एक थे बॉलिंग। अब डेनिस लीली को कौन रोक सकता था? उस ज़माने में डेनिस लीली को खेलना ही बड़ी बात होती थी। अब उन्होंने किया। उसके बाद उसने कहा कि यार बाल बड़े रख लो। खुद भी उन्हें बाल बड़े रखे हुए थे, मूंछें बड़ी रखी हुई थी ना, बाल बड़े रखो, मूंछें बड़ी रखो, इंज करके। खुदाई कसम, इयन चैपल के दौर में ये कहते हैं कि जी फतेह पाना या कामयाबी हासिल करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती थी। वेस्ट इंडीज़ में तो छुट्टी भी हो जाती थी अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वाकई, क्योंकि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है ना वेस्ट जी जी। तो चैपल साहब, अब उसमें होता ये था कि वो स्लेजिंग जो होती थी ना, वो इस तरह की होती थी कि कई दफ़ा कंप्लेंट हो जाती थी अंपायर के पास। जनाब ये देखें किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। कोई फाइन फोन होता था फिर? वार्निंग शॉर्निंग चलती थी, ये चलता था, वो चलता था, लेकिन उन्हें पता था कि ये कर रहे होते थे। वो कहते हैं इनको गेंद, इनकी विकेटें भी लेनी है, उनको गेंद मारनी भी है। अब बॉलर अगर आपके पास ऐसे हों जैसे डेनिस लिली था, जेफ थॉम्सन था। जेफ थॉम्सन अपने वक्त का सबसे फास्ट बॉलर था, रिकॉर्डेड फास्ट बॉलर। जी जी। और डेनिस लिली जो था ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स होते हैं ना, क्रिकेट ग्राउंड्स,
जब डेनिस लिली बॉलिंग कराता था ना तो पूरे का पूरा क्राउड जो बैठा होता था ना स्टेडियम में, लिल्ली। अब तुम अंदाज़ा करो अगर नया बैट्समैन हो जिसका तजर्बा ज़्यादा ना हो, वो तो ਉਹਦੇ 'ਚ घबरा ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि यार मैं लिल्ली के सामने खेल रहा हूँ। देखो प्रेशर ये होता है कि आप पे क्राउड का प्रेशर आता है कि वो लिल्ली कर रहा है। अब लिल्ली में बहुत कुछ था। वो अलग बात है कि फैसलाबाद में मैच हुआ था तो डेनिस लिली को तस्लीम आरफ ने ना मार के ना तो डेनिस लिली को मजबूर कर दिया कि डेनिस लिली ने कहा कि जी अगर जब मैं मरूंगा ना तो फैसलाबाद की पिच के ऊपर मेरी कब्र बनाना। ऐसी डेड पिच बनाई हुई है, ठीक है। तो अब वो उस तरीके से आया, वो अरूज हुआ। उसके बाद एक क्लाइव लॉयड आया था जो वेस्ट इंडीज़ का कप्तान, जी जी, जिसको सुपर कैट का भी एक लक़ब मिला हुआ था। इसकी क्या वजह थी? सुपर कैट उसे कहते थे। अच्छा, वो उसको देखते थे ना, जो चलने का अंदाज होता था वो ऐसे लगता था जैसे बहुत ही हम्बल सा आदमी है, वो इतना अग्रेसिव नहीं होता था। अच्छा, उसने देखा कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ये मुख्तलिफ आइलैंड की टीम्स हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल होती थी, सियासी तौर पे इंतशार रहता था। जैसे पाकिस्तान में हम रोज़ नहीं देखते, अब तो ज़्यादा ही देखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड होते थे ना, यहाँ पे ये सिचुएशन होती थी। तो स्याह फार्म को एक ख़ास हवाले से देखा जाता था वेस्ट में कि नाश्ते गाते आते हैं, टका कुछ होंदा नहीं जेब विच, एक अद्धा ने टिन फड़िया होंदा तो वो ऐं करके निकल जाते हैं। तो क्लाइव लॉयड ने कहा कि आपने इकट्ठे होके खेलना है और हमने उस तरह की परफॉर्मेंस देनी है कि गोरियां नूं लग पता जाए कि स्याह फार्म की चीज़ होंदी। यार अल्टीमेटली ही प्रूव्ड। दोनों जो शुरू के वर्ल्ड कप थे ना क्रिकेट के, 1975 एंड 1979, दोनों जीत गया। इसके अलावा वो जहाँ जहाँ टीम को लेके जाता था या कोई टीम भी वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे आती थी, उनको बुखार चढ़ जाता था, ख़ास तौर पे नए खिलाड़ियों को, कि यार अब इनको कैसे हम, एक का स्पेल ख़त्म होता नहीं था, दूसरे का स्पेल, वो बंदा कहता ना कि फास्ट बॉलर है, एक होएगा, दूसरा घट फास्ट बॉलर है, तीसरा उससे कम फास्ट बॉलर है, चौथा, उधर चारों की एक ही स्पीड होती थी, वो ताज़ा दम आते थे। बैट्समैन कहाँ खड़ा हो सकता था, किस तरीके से खड़ा हो सकता था। तो वो अलग बात है कि उनका जो ख्वाब था ना हैट्रिक का, क्लाइव लॉयड का, पूरा नहीं हो सका। वो कैसे पूरा नहीं हुआ? 1983 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ ना जी, बजाय इसके कि जो फेवरेट टीमें थीं वो फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में आती, वो इंडिया आ गई। और इंडिया ने 140 या 44 स्कोर किया था टोटल। अब 140 और 44 स्कोर जो है ना, अब 60 ओवर्स मैच वन डे, ठीक है। तब 60 ओवर्स का होता था, 50 ओवर बाद में हुआ ना आज। तो वो उसमें हुआ तो उसमें एक था कि यार पूरे जिन पड़े हुए हैं, क्लाइव लॉयड पड़ा हुआ खुद, विवियन रिचर्ड पड़ा हुआ है, गॉर्डन ग्रीनिश पड़ा हुआ है, डेसमंड हेन्स पड़ा हुआ है, कालीचरण पड़ा हुआ है। वो कौन था जो नहीं पड़ा हुआ था उस टीम में? तो उन्होंने कहा तो कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया ने वो काम उस दिन कर दिया जो वाकई खुद इंडिया वालों को सोचा भी नहीं था, यकीन नहीं आ रहा था जीतने के बावजूद भी। तो वो हैट्रिक नहीं हुई थी, इंडिया जीत गया था। अब ये जो तीन थे ना, अब माइक ब्रेले, ये इयन चैपल या क्लाइव लॉयड, पाकिस्तान में ना ये इस तरह के कप्तान भी आए हैं, लेकिन कम तादाद में। ज़्यादा तादाद तो वही थे जो आपने नहीं बताया। जी। स्टिंट पूरी नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे का जिक्र करूंगा जिसको सारा पाकिस्तान जाता है, जावेद मियांदाद। अब जावेद मियांदाद 1980 से 1982, ये 2 साल लगा लो, ये कप्तान थे। उसके बाद फिर गैप आया था, फिर 1984 से 1986 तक वो कप्तान, आगे फिर गैप है गया। 1987 में एक सीरीज़ के लिए, 1 सीरीज़, जस्ट फॉर 1 सीरीज़ जावेद मियां कप्तान। फिर 1988 में जस्ट फॉर 1 सीरीज़ वो कप्तान। फिर 1992-93 में दोबारा लेके आते। अब ये 5 किस्तों में आप एक बंदे को कप्तान के तौर पे ला रहे हो ना, टीम का कुछ होगा ना कैप्टन का। अब देखो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी एज ए कप्तान, वैसे तो उसकी परफॉर्मेंस जावेद मियांदाद की बहुत ज़बरदस्त रही है। 41%, वेरी डिसेंट। 41% एक मुनासिब है जी, उस पे रही है। लेकिन अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद कोई सूरत हाल और हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हफीज़ कारदार तो एक हो गए, उसके बाद ना जिसको मैं पसंद करता हूँ, जी, क्योंकि मैंने मैचेस ना देखे हुए हैं ग्राउंड में जाके,
जो पाकिस्तान से बाहर मैच होते थे वो तो हम टीवी पे देख लेते, लेकिन जो पाकिस्तान लाहौर में जो मैच होते थे ना, फिर हम स्टेडियम जाते थे। तो स्टेडियम में जब आप गए, आपने ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया होगा कैप्टन का, वो इधर से प्लेयर को उधर कर रहा है, इधर कर रहा है। वो कौन प्लेयर था जिसने आपके जाके दिल को भा लिया? यार मुश्ताक मोहम्मद क्या था, ऐसे लगता था कि लड़ने आया, कद छोटा था। लेकिन वो इंटेंट। मुश्ताक मोहम्मद का ये नहीं था कि कद कोई लंबा चौड़ा हो या कोई डैशिंग पर्सनैलिटी हो, नो वे एट ऑल, बट वो ये था कि लड़ने आया हुआ है। और ये जावेद मियाँ दाद को, इमरान खान को, सरफराज नवाज को खिलाड़ी बनाने वाला, इमरान खान, जावेद मियाँ दाद, सरफराज नवाज, इनको खिलाड़ी, इस तरह का खिलाड़ी जो हमारे सामने ये उभर के आया है, ये बनाने वाला मुश्ताक मोहम्मद था। क्या बात है। अब मुश्ताक मोहम्मद का क्या था, मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि इयन चैपल वाली स्ट्रेटजी अप्लाई। जी। उन्होंने कहा जो चैपल कहता है ना, स्लेजिंग, क्या तुमने कहा था? स्लेजिंग। उन्होंने कहा इसका तुम लोगों ने ग्राउंड में जवाब देना। अब जब कप्तान ऐसी स्ट्रेटजी रखे कि इनके साथ मैच हो रहा ना, लिहाज नहीं करना, चुप के बाहर सुटनी गेंद। उन्होंने कहा मेरे को भी ऑक्सफोर्ड दे मुंडे है, अगर तेरे को पढ़े लिखे गए ना तो मेरे को भी ऑक्सफोर्ड दे गए। इमरान खान था, वसीम हसन राजा था। उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हूँ, मेरे को भी है प्लेयर, तू है ना समझी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑस्ट्रेलियन को बड़े पढ़े लिखे गए, मेरे को भी पढ़े लिखे प्लेयर है, मुकाबला होएगा। वो क्या करता था मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान है, सरफराज नवाज है, स्पॉट है, उसने देख लिया, स्पॉट लोकेट मुश्ताक मोहम्मद करता था। वो फिर जाके उनको कहता था स्पॉट है, इस स्पॉट पे गेंद मारनी है। ऑस्ट्रेलियन को नहीं पता, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को नहीं पता, उनके बैट्समैनों को भी नहीं पता, उड़ा के रख दूँ और जितनी बाउंसर डिलीवरी दे सकते दो। अब इमरान खान का वो दौर था, सरफराज नवाज के पास स्विंग होती थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जी जी। अब इमरान की गेंदें यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। वो अंपायर ने नोटिस ले लिया कि भाई आप टेल एंडर को भी बाउंसर मान रहे, तो बजाय इसके कि इमरान जवाब दे, इमरान खान जवाब दे अंपायर को, मुश्ताक मोहम्मद आ जाता था, वो अंपायर से बहस करता था। यानी कि आप देखें कि किस तरह का वो कप्तान था। वो इमरान खान एक मैच में 12 विकेटें ले गया। क्या बात है। वो वजह क्या थी, वो स्पॉट का मुश्ताक मोहम्मद ने बताया था। उन्होंने कहा अच्छे तू रख गेंदा मार, लग पता जाएगा, अपने आप को कोई समझते नहीं है। किसके खिलाफ था मैच? ऑस्ट्रेलिया के। अब उसके बाद हुआ क्या, अब उसके बाद हुआ ये कि मुश्ताक मोहम्मद ने एक और काम किया। ये मैच मैंने देखा हुआ टीवी पे बैठ के, कराची में मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान एक मैच सीरीज में एक मैच की लीड से आगे है। आखिरी दिन है टेस्ट मैच का, आज आखिरी दिन है, ओवर कम है। उस वक्त 25 ओवर मिलते थे कि ये 25 ओवर है, 164 रन का टारगेट था। अब आप आराम से खेलें, सीरीज तो जीत गए हैं। मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि ये टेस्ट मैं जीतूंगा। उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था कि यार मुश्ताक मोहम्मद क्या कर रहा है, किस तरह से जीतेगा। 25 ओवरों में 164 रन करना है। वन डे तो शुरू हो गया था, T20 का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उसने क्या किया, उन्हें ओपनर बदल देते, उन्हें माजिद खान के साथ ना आसिफ इकबाल को भेज दिया। अब देखो कर क्या रहा है, माजिद खान ने हिटें तो मारी, आउट हो गए। आसिफ इकबाल ये ओपनर आउट हुआ है तो 1 डाउन किसको भेजा, ज़हीर अब्बास की जगह पे जावेद मियांदाद को भेज दिया मुश्ताक मोहम्मद ने। और जावेद मियांदाद और आसिफ इकबाल ने चिकी सिंगल्स की टर्म नहीं इस्तेमाल होती, चिकी सिंगल्स, रनिंग बिटवीन द विकेट। आसिफ इकबाल ने, जावेद मियांदाद ने इंडियंस की मत मार दी कि यार अभी गेंद हमारे हाथ में ही है, दूर भी नहीं है, ये इन्होंने स्कोर ले लिया। जिस तेज़ी के साथ उन्होंने स्कोर किया, सारी प्लानिंग मुश्ताक मोहम्मद की थी। अब उसके बाद क्या हुआ, 50-50 तो कर गए। अब जब खिलाड़ी आउट होता तो ये मुश्ताक मोहम्मद ही है। उन्होंने कहा 44 स्कोर रह गया, ओवर इतने रह गए, 4 ओवर रह गए, 44 स्कोर है। फिर पाकिस्तानी डामाडोल, लेकिन उम्मीद थी कि मुश्ताक खेल रहा है, खिला भी रहा है, खेल भी रहा है। मुश्ताक ने इमरान खान को भेज दिया, बैटिंग ऑर्डर चेंज की, इमरान खान को भेज दिया। आगे से बिशन सिंह बेदी साहब का मेरे ख्याल में ऐसा स्याह दिन क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं था जो उस दिन इमरान खान ने बना दिया। किया क्या?
और यार 31 स्कोर उसने मारा इमरान खान ने, एंड छक्का चुके ठा, दूसरा छक्का ठा, तीसरा छक्का ठा। फिर उसने बीच में बिशन सिंह बेदी ने एक, जैसे होता है ना जो स्पिनर होता है जी स्पिनर, तो आपको फ्लाइट गेंद देता जी, है जी। वो, उसने एक गेंद तेज कर दी, वो हाफ पिच थी, इमरान खान ने ऐसे कट मारा, टक, बाउंड्री से बाहर। अब बेदी साहब के पास कोई नहीं है। मैच उस वक्त क्या था यार, लोगों का जज्बा देखो, जो क्रिकेट के शौकीन थे, वो झंडा लहरा रहा था, वो बंदा चढ़ा, पता नहीं कहाँ से उसने पाकिस्तानी झंडा पकड़ा, उसने जाके ना टॉप पे झंडा, अब कैमरा उस झंडे के ऊपर भी, उस बंदे के ऊपर कि ये चढ़ा कैसे है, उतरेगा कैसे, गिर गया तो शायद बचे ही ना। ये कराची में हो रहा था ये कराची में हो रहा था, और इमरान खान ने 31 स्कोर किया। खुदा की कसम ऐसे लगा जैसे छीना है उसने मैच इंडिया के हाथ से। और उसके बाद वो मुस्कुरा रहा था, बड़े तो यार ये देखो एक प्लेयर की निशानी होती है, मुस्कुरा रहा था ऐसे खड़े हो गए। Calm and स्ट्रेटजी confident। सारी हाँ। खुदा की कसम, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो कि वो जब अपनी स्ट्रेटजी पे आता था ना तो कर देता था। लेकिन उसके साथ ट्रेजेडी भला क्या हो गई, आसिफ हुई? इकबाल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था आसिफ इकबाल। जी जी। और पसंदीदा क्यों था आसिफ इकबाल, क्यों था? टीम ने 700 स्कोर किया ना, 600 स्कोर किया, 500 किया, 400 किया है, तो आसिफ इकबाल का 7 पे आउट हो गए थे, 13 पे आउट हो गए थे, 11 पे आउट हो गए थे। जब पूरी की पूरी टीम 250 में आउट होती थी, उसकी सेंचुरी होती थी। अच्छा, या तो इधर का या उधर का, दरमियान का रास्ता मैन कोई ऑफ नहीं, क्राइसिस कहते थे उसको। जब टीम कम स्कोर पे आउट हो रही होती थी ना, तब चल तो रहा है। सबकी निगाहें आसिफ इकबाल पे होती थी, ऐ कुछ करेगा, वो कर जाता था। आसिफ इकबाल साहब का ये था कि आसिफ इकबाल साहब के हवाले में कोई मुनासिब बातें नहीं जो मशहूर हुई कि उन्होंने किला पुटिया किसका, मुश्ताक मोहम्मद का, कामयाब कप्तान है, और किला पुटिया तो पाकिस्तान ने इंडिया का विजिट करना, आसिफ इकबाल को कप्तान बना दिया गया। यार एक कामयाब कप्तान आपके पास है। उसको हटा दिया आपने। हफीज़ कारदार के बाद, हफीज़ कारदार 52 में आया था, 58 तक। जी। उसके बाद कोई पाकिस्तान को कप्तान मिला था ना जो लड़ा सकता था, वो मुश्ताक मोहम्मद मिला था। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह जिस तरह की चल रही होती है ना कि तेरी लात मेरे हाथ में, मेरी लात तेरे हाथ में, जी जी। तेरे हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत है, तू मेरी लात खींच देगा, अगर सही है। मेरे हाथ ज़्यादा मजबूत है मैं आपकी लात खींच दूंगा। तो ये वो सिलसिला होता था, लात खींची, बड़े पैड़े तरीके ना असी हारे, इंडिया में बहुत बुरे तरीके से हम हारे थे। तो आसिफ इकबाल को बाहर की जो पतली गली नहीं होती उसमें जाना पड़ा। फिर इन्होंने बोर्ड ने बाकायदा मुश्ताक मोहम्मद को ऑफर दी थी कप्तान बन जाओ। मुश्ताक मोहम्मद ने Accept नहीं की। कहा मैं नहीं बनूंगा, जावेद मियांदाद को बना दो, ये आपको मैं दे रहा हूँ। अब जावेद मियांदाद बेचारे का ये था कि जूनियर था, इसके खिलाफ हड़ताल हो गई। अब क्रिकेट में हड़ताल समझते क्या हो, सीनियर प्लेयरों ने कहा हम नहीं खेलेंगे इसके खिलाफ। क्यों कि आपने जूनियर को बना दिया कैप्टन? जूनियर को बनाया, 10 प्लेयर थे। ईगो हर्ट हो गई। अब जितने बड़े बड़े प्लेयर थे ना, माजिद खान था, ज़हीर अब्बास था, इमरान खान था, सरफराज नवाज था, वसीम बारी था, वसीम हसन राजा था, ये सारे जितने प्लेयर थे इन्होंने कहा जी हम नहीं खेलते। अच्छा, इमरान खान से पहले जावेद मियांदाद कैप्टन बने थे। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि फिर कई खिलाड़ी ना वो कैंप को छोड़ के ना मियांदाद के कैंप को ज्वाइन किया था, जिसमें इमरान खान भी था। पहले इमरान खान बागियों में शामिल हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं जावेद मियांदाद डिजर्विंग है, में खाम में आ गए इसमें। क्योंकि जावेद मियांदाद और मुश्ताक मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वो हफीज़ कारदार की तरह के ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं थे, वो हफीज़ कारदार की तरह के कोई अरिस्टोक्रेसी बैकग्राउंड के साथ नहीं आए थे, स्ट्रीट स्मार्ट थे, गलियों में खेलते थे। मुश्ताक मोहम्मद का पता है फॉर्मल एजुकेशन के बाद में कन्फ्यूजन है। क्या? वो कन्फ्यूजन ये है कि जब इसकी 16 साल उम्र थी ना, तो क्रिकेट इतनी खेल चुका हुआ था कि इसको मौका मिला, ये जंप करके नेशनल टीम में आ गया। जी जी जी। तो पढ़ाई की तरफ कौन जाएगा? बिल्कुल सही। ये दोनों स्ट्रीट स्मार्ट थे, मुश्ताक मोहम्मद भी और जावेद मियांदाद भी। उसके बाद ये हुआ कि जब इमरान खान कप्तान बना ना, तो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आएगा, उस वक्त के मैचेस निकाल के देखें कि तकरीबन हर ओवर के बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद उनके पास जाते थे। इमरान खान की कानाफूसी होती थी जावेद मियांदाद के साथ।
उसे पता था कि ये बंदा है जो कोई ऐसी चीज़ करेगा, मुझे बताएगा, जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली। रिस्पेक्ट करते थे वो उनकी प्रॉपर। ऐसे होता था, साफ पता लगता था। ऐसे वाइस कप्तान भी वही था ना, जावेद मियां। लेकिन टीवी पे इस तरह से वाइस कप्तान और कप्तान को इस तरह से जुड़े हुए उससे पहले कभी नहीं देखा गया था, और मेरे ख्याल उसके बाद भी नहीं देखा गया। मतलब कई दफ़ा ये पता ही नहीं होता कि वाइस कप्तान कौन है, जब तक कि रनिंग कमेंट्री वाला ना बताया कि ये वाइस कप्तान है। अच्छा, इमरान खान पे तो हम आएंगे, लेकिन आपको पता है इस टाइम आप लोगों ने देखते रहना है, लेकिन उससे पहले आपको पता है एक और कौन हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? क्योंकि हमने देखें वकार यूनुस की बात तो कर ली कि ही हैज़ द हाईएस्ट विनिंग रेशो। If we're talking about the players who have more than 10 test matches played as captains, दूसरे नंबर पे आते हैं सलीम मलिक। सलीम मलिक ने 12 मैचेस खेले, 10 से 2 ही ऊपर, 7 जीते, सिर्फ 3 हारे और 2 ड्रॉस थे। 58% विनिंग रेशो उनका। यार अब देखो, खुद मैं ये कहूँगा जी कि जैसे मैंने कहा ना, आसिफ इकबाल किस लिए मैन ऑफ क्राइसिस, सलीम मलिक भी टेक्निकली बहुत बड़ा प्लेयर था। कलकत्ता में जाके ईडन गार्डन में, कलकत्ता वनडे मैच में जिस तरह उसने इंडिया के साथ किया था, इंडिया की रनिंग कमेंट्री जो दूरदर्शन में चल रही थी, इंडियन टीवीज़ में चल रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। 80, 81, 82 स्कोर मारा था सलीम मलिक ने, और खुदाई कसम मैच का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था कि जीत जाएंगे, उसने जिता दिया था। यानी कि कमेंट्री करने वाला देख रहा होता था कि अभी मैंने पहले चौके का जिक्र पूरी तरह मुकम्मल नहीं किया है, इन्हें दूसरा चौका मारता। प्लेयर वो बहुत बड़ा था, लेकिन कंट्रोवर्शियल बहुत था। कंट्रोवर्सी बदकिस्मती से सलीम मलिक के इर्द गिर्द घूमती रही। किस तरह की कंट्रोवर्सीज? मतलब सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग की। मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी में हमारे बड़े से बड़े प्लेयर, जैसे आसिफ इकबाल नहीं था, आसिफ इकबाल के बारे में भी यही कहा जाता है कि मैच फिक्सिंग की जो बुनियादें रखी जा रही थी ना, तो आसिफ इकबाल उसमें शामिल था। अनबिलीवेबल। ये कहा ही जाता है, ये प्रूवन है। प्रूवन जो मैच फिक्सिंग है ना, ये बात एक ज़हन में रखते हैं। जजेस भी बैठे हैं, कमीशन भी बैठे हैं, कमेटियां भी बैठी हैं। मैं ये बात कई दफ़ा टीवी पे कह चुका हूँ कि मैच फिक्सिंग को साबित करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इस तरह का नामुमकिन है जैसे इलेक्शन में धांधली को साबित करना। कहने को आप कह दे मैच फिक्स है सी, साबित आपने करना। धांधली हुई है जी बड़ी, साबित आपने करना। देखो, साबित किसी चीज़ को सबूत के साथ पेश करना इंतहाई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, जो पाकिस्तान ने बड़ा आसान समझा हुआ। इल्ज़ाम ला दो, हम तो इल्ज़ाम पे चल रहे होते, और नहीं जी अंजो है, साबित हो गया अंजो है। भाई आप खुद ही कह रहे हो साबित हो गया, वो तो अदालत ने उसका फैसला करना। अदालतों तक ने केसेस गए अदालतों के पास, वाकई सबूत की कमी थी। अदालत ऐसे तो नहीं फैसला दे देगी, आपको सबूत देना पड़ेगा। ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अदालत कहती कि डू यू हैव एनी एविडेंस। उधर आके ऐसे, अब बात हो सकता है आपकी सही हो, लेकिन आपके पास एविडेंस कोई नहीं, तो एविडेंस के बगैर ही अदालत फैसला दे दे। कल को अदालत की तो दौड़ें लगनी है ना, कि लोगों ने कहना कि जनाब आप सबूतों के बगैर ही फैसले दे देते हैं, तो अदालत के पास क्या रह जाएगा। तो ये होता था। अब सलीम मलिक बेचारे के साथ यही हुआ कि उसका कंट्रोवर्सी में, मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में बहुत नाम आया। यानी कि और बड़े प्लेयर हैं, हमारा इंजाम उल हक, इसका भी नाम आता रहा, वसीम अकरम, उसका भी नाम आता रहा। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो बड़े से बड़ा प्लेयर हो जी, हमारा क्या, कई और दुनिया के खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम मैच फिक्सिंग के हवाले से आता रहा है, लेकिन साबित जो है ना, बहुत कम उसकी शरह रही है जिसमें साबित हुआ और सज़ा हुई। ये साबित ना होने की वजह से ये होता रहा। वैसे सलीम मलिक का क्या कमाल का, अगे तो बाबर आजम आया था। नहीं, ये इस तरह का आपने इंट्रोडक्शन नहीं, मैंने कहा बाबर आजम आया था, मैंने कहा आपका बाबर आजम आया था। मैं आप मुझे जरा वो मेरा क्या, अब आप कह सकते हैं सलीम मलिक, मुझे कहता है आपका सलीम मलिक आ गया, आपका जावेद मियांदाद आया, आपका मुश्ताक मोहम्मद आया, आपका इमरान खान आया, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। जब नए होंगे तो मैं नया को तो आपका बना सकता हूँ। साबित करने की बात करे थे हम, तो जो इस बंदे ने साबित किया है ना, आप देखें
कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग बाबर होती आजम रही ने। है, हाँ कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती रही है कि यार एज अ प्लेयर तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन उनके इतने फिगर्स नहीं है, ये कीबोर्ड नहीं, वॉरियर्स यहाँ हमारे बड़े यहाँ हैं। अच्छे, यहाँ लेकिन थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन पाकिस्तानी टेस्ट हिस्ट्री के 50% बाबर आजम, बॉब्जी द किंग जैसे हमारे हसन अली कहते हैं। 50% सक्सेस रेशियो बहुत है। 20 मैचेस खेले, 10 जीते, 6 सिर्फ हारे, 4 उसमें से ड्रॉस, 50%। क्वाइट एन इनक्रेडिबल फिगर। बिल्कुल, ये क्रिकेट के मैचों में अगर आप 50% पे खड़े हो ना, वो भी टेस्ट में। तो जो कप्तान है ना उसका सर झुक नहीं सकता। सर झुकता है एक और परसेंटेज है जो आगे आएगी, हाँ, उस पे सर वो झुकना तो शुरू हो जाता है। स्टे ट्यून्ड। उसमें आपको कुछ ऐसे नाम नजर आएंगे जो बड़ा मजा आएगा सुन के। अच्छा जी, बाबर आजम की बात हमने कर ली, कमाल प्लेयर, कमाल कैप्टन भी, उनके फिगर्स बोलते हैं उनके लिए। अच्छा, लेकिन तब बाबर आजम को एलेबोरेट भी आप ही ने करना है। मैंने बाबर आजम को नहीं एलेबोरेट, मैं उन लोगों को एलेबोरेट कर रहा हूँ जिसका मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसको मैंने खेलते हुए देखा हुआ है, स्टेडियम में जाके खेलते हुए देखा। उनको मैं एलेबोरेट कर सकता हूँ। जैसे मुश्ताक मोहम्मद नहीं था, जी जी, अब हफीज़ कारदार को मैं खेलते हुए नहीं देखा, उसका पड़ा है कि पहला जो था ना उठाने वाला, उसके बाद कितने कप्तान आए, 7-8 कप्तान आए। हफीज़ कारदार और मुश्ताक मोहम्मद के दरमियानी अरसे में 7-8 कप्तान आए सन, हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। वजह क्या है? वजह ठीक है कि जिक्र उनका होना चाहिए जिसका वाकई है। और बिल्कुल, दो तरफा होती है ना जी जी, कि हफीज़ कारदार इस मामले में ये था, लेकिन एक और कमज़ोर पहलू था। मुश्ताक मोहम्मद का ये था कि उसने जितने हमारे जो प्लेयर जो खेल रहे थे उनको फर्दर मतलब इम्प्रूवमेंट में जितना उसकी शमूलियत थी, ये 3 मैं प्लेयरों का नाम लूँगा, इसके अलावा भी प्लेयर होंगे, इमरान खान हुआ, सरफराज नवाज हुआ, तो जावेद मियांदाद हुआ। और यार इम्प्रूव का क्या होता है, कप्तान आपको ऐसे खिला रहा है जिससे आपकी परफॉर्मेंस उभर के आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग भी नोटिस कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी नोटिस कर रहा है। यही होता है ना कि मुझे सही तरह मेरा कप्तान खिला ना सका, यूटिलाइज ना कर सके आपने, देखो किसी ना, को फिर अंडर मैं यूटिलाइज तो कर लिया, किसी को ओवर यूटिलाइज। मेरे पास मेरी जो सलाहियतें थी, खुदादा सलाहियतें थी, या बाद में मेरी मेहनत की वजह से आई, वो मुझे दिखाने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि मुझे कप्तान इस तरह का नसीब ना हुआ। वो कप्तान था, देखो अब इंडिया से मैच जीतना, उन्हें पता है इंडिया से मैच जीतना, ये जंग अजीम लगी हुई है। और वो जो मैचेस की सीरीज़ हुई थी ना, वो कितने सालों बाद ज़ियाउल हक के दौर में ये हुआ था। अब वो देखें कि इतने सालों का बैन है, 15, 20, 25, 30 साल का, बीच में जंगें होती रही ना इंडिया पाकिस्तान की, 65 की भी जंग हो गई, 71 की भी हो गई, हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहते थे, तो उस वजह से ना हम मैच नहीं खेल सके, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं खेल सके। तो इतने अरसे के बाद जो गैप था, मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि यही है, बाकी जंगों का मैंने नहीं पता कि वो जीते थे कि नहीं जीते थे, ये क्रिकेट की जंग मैं जीतूंगा। जीतने के बाद उस जीत को डबल किया, ये कराची का टेस्ट। वो अगर मुश्ताक मोहम्मद ना होता, कराची का मैच जो ना था वो ड्रॉ था। इससे मुझे एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आती है बाबर आजम की। अब जब हम बाबर आजम की बात कर ही रहे हैं तो देखिए, अच्छा एक तो वो प्लेयर तो हैं ही है ना इतने कमाल, साथ कैप्टन भी उनकी टेस्ट के जो फिगर्स हैं बोल ही रहे हैं। अब उनकी सबसे अच्छी बात मुझे बोला क्या लगती है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट हिमसेल्फ, सही है, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी साथ लीड साथ फ्रॉम ना। द फ्रंट जो है ना, वो एक बहुत बड़ी इख्तरा है। अच्छा जी, वो बड़ा उसको संभाल के इस्तेमाल किया है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा आप अग्री नहीं करेंगे इस बात से? नहीं, मैं चूंकि जानता नहीं उतना जितना आप जानते हो, जितना आप जानते हो मैं नहीं जानता। अगर उतना ही मैं जानता तो मैं स्ट्रेट अवे कहता कि नहीं यार, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का जो है ना, हमने जो जुमला इस्तेमाल किया है, हमें एतराज़ करना चाहिए। या फिर ये होता हाँ यार, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब चूंकि मैं मुकम्मल तौर पे बाबर आजम को नहीं जानता, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप ठीक ही कह रहे होंगे। टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कजाफी में, अच्छा, हम हार रहे थे, 2 दिन रह गए थे, विकेट्स हमारी गिरी जा रही हैं, आखिरी इनिंग्स चल रही है हमारी, सही है। अब एक बंदा था सिर्फ जो टिका रहा और उसकी वजह से हम मैच नहीं आ रहे, वो थे हमारे कैप्टन, वो थे हमारे किंग बाबर आजम। अच्छा, कैप्टन को आप किंग भी कहते हो? वो कैप्टन, ये इस बाबर आजम को किंग कहते हैं। आप देखें जितनी बाबर आजम को स्ट्रॉन्ग, बकायदा किंग कहा जाता बाकायदा है? किंग कहा जाता है। ये तो इसलिए तो अच्छा। मैं बार बार इस पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। एक तो इनके टीममेट हैं हसन अली, अच्छा इनके सारे टीममेट्स भी इनको बॉब्जी द किंग कहते हैं, उन्होंने खुद ही एक पॉडकास्ट में कहा था। क्या क्या, क्या? बॉब्जी द किंग, बॉब्स इज द किंग। बॉब्जी द किंग।
यार, अच्छी निकनेम बात है, पसंद नहीं तुम्हारे आया साथ मुझे। बैठने का मैं- कुछ थोड़ा बहुत तो फायदा हो मुझे जाता लग है ना। रहा है कि आपको ना निकनेम पसंद नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। निक नेम जो होता है ना, अब आपका कोई निक नेम होगा जिसका मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों क्यों, होगी? आपने मेरा बड़ा मजाक उड़ाना था। यार निक नेम से मजाक उड़ाया जाता है? ये बड़े उड़ाते हैं लोग, आप तो भाई पहले कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरा बचपन से ना, कराची में भी, लाहौर में, बचपन से जवानी तक मुझे बाबू कहते थे। आज भी मेरा बड़ा जो बेटा है ना, सबसे बड़ा बेटा, कद में मुझसे भी ऊपर है, वो मुझे आज भी बाबू कहता है। तो निक नेम के ऊपर आप क्यों जाते हो? निक नेम जो होता है ना, हाँ, अगर आपने कोई बिगाड़ के निक नेम, जैसे ये निक नेम तो नहीं था इंजमाम का, आलू कहते थे उसको। नहीं नहीं, निकनेम दूंगा, इंजी था ये तो फिर वो और इंसल्टिंग में आ इंजी गया। निक नेम नहीं था, वो हमने बना दिया था। निक नेम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। अब ये आलू जो था ना, ये मशहूर हो गया। 2-3 दफ़ा इंजमाम को गुस्सा भी चढ़ा, यार मैनू आलू कहते ने। एक दफ़ा पता नहीं वसीम अकरम ने समझाया कि यार चलो कोई बात नहीं, क्राउड है, क्राउड से क्या है, क्राउड तो किसी वक्त भी कोई बात कह सकता है। ये जो है ना निक नेम, ये वाकई एक आपने मजाक उड़ाया। ये निक नेम इसको नहीं कहते। निक नेम वो होता है, जैसे इम्मी का मैं कहता हूँ। अब पूछोगे इम्मी कौन है? इम्मी को इमरान खान। हाँ, ओह, वो कैसे कि मुश्ताक मोहम्मद ही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। वो शॉर्ट लगती है, सीधी बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। और बाउंड्री कौन सी है? लेडीज इंक्लोजर वाली बाउंड्री। ओहो, इमरान उसके पीछे है। ओहो। वो ये इमरान गेंद के पीछे, तो ऐसा लगा जो लेडीज इंक्लोजर में खवातीन बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, उन्होंने सब ने जंगले से हाथ निकाला हुआ है। आजा आजा इम्मी, आजा आजा। इमरान ने जब देखा ना कि हुए, सारे ने हाथ कड़े और रुक गया। उन्होंने कहा चौका होता हो जाए, मैं नहीं गेंद फड़ना जाग। फिर मुश्ताक मोहम्मद ने वहां से ना इसकी फील्डिंग चेंज कर दी थी। वो भी समझ। अब ये इम्मी का क्या है? इम्मी उसका निकनेम तो नहीं है, लेकिन उस वक्त में वो इम्मी, उन्होंने लड़कियों ने कहा, औरतों ने से को इम्मी का। अब इम्मी तो इसका निकनेम नहीं है, लेकिन उस वक्त का एक मौका होता है जिसमें क्राउड वो नाम रख देते हैं। बिल्कुल। और ये कोई मजाक वाला नहीं नाम था। हाँ, ये इमरान कई प्यार ऐसे से। होंगे जिनका नाम, इमरान का नाम अगर निकनेम कोई होगा तो इम्मी जू कहते होंगे। चलो मैं भी आपको बताता हूँ। आपको पता है मेरी अम्मा मुझे लाली कहती हैं। लाली? लाली नहीं, ये मुझे क्यों लग रहा है मजाक उड़ाने लगे। नहीं, अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हें नीली कहती लाली। नीली हमारे दौर की ना एक एक्ट्रेस थी, टॉप की। ओहो, खुद मुझे भी पसंद थी। तो वो उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू पंजाबी फिल्मों में आती थी। उसका बड़ा नाम हो गया था, टॉप ऑफ द लाइन थी यार। जो हमारे होता है ना कि नंबर वन पे नीली लई है, तो तुम घबराओ ना। नीली बकायदा अगर कोई सुन रहा हो ना हमारे वक्त का, और नीली को भी जानता हो, फिल्म स्टार थी यार। हमारे जो मीडिया उस वक्त टीवी नहीं था, तो अखबार के लोग जो होते थे ना, जो ये शोबिज़ को कवर करते थे, तो उनकी प्रायोरिटी में ये होती थी कि नीली का इंटरव्यू करना। तो ऐसे ना देखो कि मैंने खाम में कह दिया लाली से मैंने नीली निकाला। लाली हालांकि एक दो मेरे दोस्त हैं, लाली बकायदा एक एथनिक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। ये किधर की? हाँ, ये एक आधा लाली जो है ना, मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ा था, जीत। मैं अभी जाके देखूंगा, रिकॉर्ड देखूंगा ठीक है। कि वो इलेक्शन भी लड़ा था, वो जीते थे। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक से इधर उधर हो जाए, स्टार साहब आप अभी बात कर रहे थे इंसल्टिंग निकनेम्स की ना, या ऐसे मजाक उड़ाए जाने वाले। तो इससे ना मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इस बारे में कि जैसे अभी हमने बाबर आजम का जिक्र किया, मैंने कहा प्लेयर हिमसेल्फ ब्रिलियंट, कैप्टन, उनके फिगर्स बोलते हैं, सही है उनके लिए। लेकिन फिर भी अच्छी खासी तनकीद का सामना होता है। वो इसलिए कि किस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, वो उनकी इंग्लिश का, कि यार इसको बोलना नहीं सही से आता है। बाबर आजम की बात पब्लिक तो उड़ाती है। कुछ प्लेयर्स ने भी कुछ ऐसे बोला है कि किसी को ऐसा कैप्टन नहीं बनना चाहिए जिसको इंग्लिश वगैरह नहीं बोलनी आती हो। तो नहीं लाली, मेरी बात सुनो। गज़ाल, मेरी बात सुनो। ये जो बाबर आजम का ये इस तरह अंग्रेजी की बात जो आई थी ना, हालांकि नहीं करनी चाहिए थी, वो शुएब अख्तर। शुएब अख्तर की एक आदत है। शुएब अख्तर की आदत भला क्या है? ये पहले ही बताइए ना, जब 2008 का आईपीएल खेलने गए, तो चेयरमैन ये के कि खिलाफ उन्होंने आईपीएल बोल खेला दिया था। पाकिस्तानी जी प्लेयरों ने। 2008 का जो पहला था, इनॉग्रल था, वही हमने खेला था। उसके बाद तो आज तक खेल नहीं सके पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो उसमें भी ये बाबर आजम ने ना बोर्ड को पढ़ गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पढ़ गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन था। तो ये
शुएब अख्तर ने कह दिया कि जी ये पैसे मांग रहा है मुझसे। अब अंदाज़ा करो, जी शुएब अख्तर ने क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट अगर खेलनी है तो क्या क्रिकेट बोर्ड के बारे में ऐसी बात उसे करनी चाहिए थी, या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में उसे ऐसी बात करनी चाहिए थी? हाईली वो डिबेटेबल। लिहाज नहीं करता। दूसरी बात बता दूं इसकी, शुएब अख्तर की, इंजमाम जब कप्तान था ना, जी तो इंजमाम के ऊपर एक लेबल लगता है तबलीगी जमात का, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये बकायदा क्रिकेट बोर्ड जो होता था ना, उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन में, ऑफिशियल रिकॉर्ड के डिस्कशन में आती थी। तो इंजमाम ने अभी कह देना तुम मिले, हाँ जी ऐसे करके, तो बंदा कहता है यार क्रिकेट की बात कर लो, मज़हब तो हम सब का एक ही है, मसलिक फ़र्क है। मसलिक जो होता है ना मज़हब में, वो फ़र्क होता है। हमें उस मसलिक के मुसलमान का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे मसलिक का नहीं है लेकिन है मुसलमान। तो वो एक दफ़ा पूरी की तरह सीधा हो गया था, और ये फील्ड में सीधा हो गया था शुएब अख्तर। इस तरह से इंजमाम के साथ आज तक कोई सीधा नहीं हुआ होगा इस पॉइंट के ऊपर, कप्तान होने के बावजूद कि इंजमाम कप्तान है। तो बाबर आजम पे जो बात आई थी ना, मुझे बाबर आजम की सिर्फ एक है, आप जब अंग्रेजी बोल रहे हैं ना टीवी के ऊपर, जी या मैं अगर बोलूँ ना टीवी के ऊपर, हम लोग बोल रहे होते हैं ना, हमारी आ जो होती है ना, इस पे एतराज़ आ सकता है। बिल्कुल बनता भी है। आ कोई बात करने से पहले आ 2-3 दफ़ा आपकी निकले तो कहेंगे यार इसको नहीं पता कि टीवी पे आ रहा है। तो बाबर आजम की जो है ना, उसकी रफ्तार ज़रा ज़्यादा है, और वो रफ्तार ज़्यादा होने की वजह क्या है? कम्युनिकेशन। अब ये शाहिद अफरीदी नहीं, जी शाहिद अफरीदी को 2 या 3 महीने के लिए बना था चीफ सेलेक्टर या चीफ कोच बना था, इस तरह का 2-3 महीने के लिए। ये शाहिद अफरीदी ने कहा था कि जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कम्युनिकेशन का मसला है। मिकी ऑथर एक अंग्रेज है, बाबर आजम एक कप्तान है। बात समझ रहे हो? ये कौन कह रहा है? चीफ सेलेक्टर कह रहा है, शाहिद अफरीदी कह रहा है। अब कम्युनिकेशन, मेरी बात सुनो, आपको अंग्रेजी आती है, मुझे नहीं आती, मसला पड़ जाएगा ना? पड़ जाएगा। तो वो शाहिद अफरीदी कहता है कि ये कम्युनिकेशन का मसला बन गया था। मिकी ऑथर गोरा है, बाबर आजम, कम्युनिकेशन में मुझे वो ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें मैं आराम के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ गई कि मैं अंग्रेज़ी का अपना भरम रखूं। अब टीवी है ना, बिल्कुल, जब टीवी चल रहा हो और माइक आ जाए और कैमरा आ जाए, बड़े से बड़ा बंदा जो है ना अपनी जगह पे हिला होता है। हमें तो आदत पड़ गई ना टीवी में बात करने की, बड़े से बड़ा बंदा और अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ जाए, ओए होए होए, लग पता जाता है। कई दफ़ा देखें, हमारी वो एक सदफ अब्बास है, क्या नाम है उसका, नो आइडिया, वो कमेंटेटर है। वो जब मैं एक और टीवी चैनल में था ना, तो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी क्रिकेट के ऊपर। तो अच्छा खासा उसे वो मिला, आज वो बहुत ऊपर है। वो जब भी कभी किसी क्रिकेटर से बात करती है ना, अंग्रेज़ी उसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो क्रिकेटर से जब बात करती है उसे पता होता है कि अंग्रेज़ी ज़रा थोड़ी माड़ी है, वो उर्दू में बात करती है। भाई क्या आपको कन्वे हो जाए, जो मैं देखने वाला हूँ, आप देखने वाले, लोग देखने वाले, उनको कन्वे हो जाए कि यार ये कहना क्या चाह रहा था, इसने कहा क्या है। आप अगर अंग्रेज़ी में उसको एंगेज कर दोगे ना, तो कई चीज़ें होंगी, वो कहना कुछ और चाह रहा होगा, कम्युनिकेट करना कुछ और चाह रहा होगा, कम्युनिकेट कुछ और हो जाएगा, क्या कुछ और जाएगा। तो इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए उस बंदे को। ये अलग बात है कि ज़हन में होता है कि यार दुनिया देख रही होगी, वो कहेगी यार ये कप्तान हो गया, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती। तो ये मसाइल होते हैं दोनों तरफ। तो लेकिन अब देखें, जैसे हम एथलीट्स की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे पॉपुलर एथलीट्स हैं, उसमें फुटबॉल स्टार्स आते हैं हमारे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए, मेसी आ गई। वो आपने कितना इनको इंग्लिश बोलते हुए सुना है? ये अपनी ज़ुबान बोलते हैं, पोर्टुगीज बोलते हैं, जो ज़ुबान उनकी है ना जी, आधी ज़ुबान वो ज़ुबान को जानती है, आधी दुनिया, उनका एज ये है। तो हमारे भी तो अच्छे खासे लोग सब कॉन्टिनेंट के हमारी ज़ुबान समझते हैं यार। सब कॉन्टिनेंट है ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो दुनिया ही और है। वो कवरेज जब होती है तो पता लगता है 70-75% व्यूवर्स आर वॉचिंग दिस मूवी, दिस मैच। अब वो अगर आप 70% कवरेज कर रहे हैं, 70% में 40% उसी ज़ुबान में हो रही है,
तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, वो बात करेंगे। जर्मन में बात करता है, फ्रेंच में बात करता है, स्पेन में बात करता है, स्पेनिश में बात करता है। वजह ये उनको पता है कि यार ये ज़ुबान मोहताज नहीं है। हम तो लगे होते हैं कि उर्दू कितनों को आती है एक आपस की बात है। हमारा बंदा जब अमेरिकी सदर से मिलता है तो वो 1, 2, 3 घंटे पहले या एक दिन पहले अपनी अंग्रेज़ी ठीक करवा रहा होता है। ऐसे ही इज़ लगाना है कि आर लगाना है, हैज़ लगाना है कि हैड लगाना है कि हैव लगाना है। अब देखो ना, हमारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए अब इसमें एक बात है, बताएं। ईस्टर्न पंजाब जो है ना, हम तो वेस्टर्न पंजाब है ना जो पाकिस्तान में, ईस्टर्न पंजाब है इंडिया में। यार मैंने सरदारों को कभी भी झिझकते हुए नहीं देखा। पंजाबी में कड़ाकेदार बात करेंगे और मज़ा भी आता है उनको देख के ना, वो एम्ब्रेस करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। और तुम्हें पता है कि उन्हीं पंजाबियों, उन्हीं सरदार सिखों की वजह से जो ईस्ट पंजाब में रहते हैं, ये पंजाबी ज़ुबान का म्यूज़िक दुनिया के टॉप 5 म्यूज़िक्स में आता है। ये उन्हीं की वजह से हुआ है। इधर तो हम पंजाबी बोलते हुए भी हम इधर तो हमें ऐसा लगता है जैसे शर्म आ रही है, हम दुपट्टा लेते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं कि ये पेंडू आ गया, जाल आ गया। वो टका के बोलते हैं, ठा करके बोलते हैं। अब सिद्धू को उनका देख लो, सिद्धू की अंग्रेजी। अब सिद्धू क्रिकेट खेलता था, बड़ा अच्छा प्लेयर था, उन्हें डबल 100 भी मारे है, ओपनर था, सुनील गावस्कर के साथ आता था। अब मैं टीवी देख रहा हूँ, कमेंट्री चल रही है, रनिंग कमेंट्री, मैच दिखाया जा रहा है। जो रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं है। मैं समझता हूँ तीनों गोरे हैं, तीनों अंग्रेज़ हैं। जब वो तीनों पे नज़र कैमरा पड़ता है, उसमें एक सिद्धू होता है। वो सिद्धू अंग्रेज़ी भी बोलता है, सिद्धू पंजाबी बड़ी मज़ेदार बोलता है, सिद्धू हिंदी भी बड़ी मज़ेदार बोलता है, शेरो शायरी करता है यार। जी सही बात है। ठीक है ना। अब तुम देखो कि वो शायर नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठक करके आते हैं पूरे। हमारे इधर ज़रा झिझके होते हैं, यार क्या समझेंगे। वो पहले ये नहीं समझते कि यार आपकी अपनी ज़ुबान है, आपका अपना कल्चर है, बोलो। वो इस पे नहीं देखते, उनको फिक्र दूसरों की पड़ी होती है, यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो बाहर वाला सोचे या ना सोचे, हम आपस में कह रहे होते हैं यार तुम्हें अंग्रेज़ी आती नहीं। अब हम पूछ रहे होते हैं जिनकी अपनी अंग्रेज़ी वीक है। बिल्कुल। तेनों अंग्रेजी नहीं आती है कि लफ्ज़ गलत बोल दिया है कि करता। खैर स्टार साहब, वक्त हमारे पास कम है और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन में वसीम अकरम। 25 मैचेस खेले, 12 जीते, 8 हारे, 48% उनका रहा। और 5वें नंबर पे हमारे हैं मिसबाउल हक। अच्छा, मिसबाउल हक ने ना सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं एज अ कैप्टन, 56 टेस्ट मैचेस। यार अगर आप एक चीज़ इजाज़त दें तो मिसबा कप्तान बनता है पाकिस्तान का जी, लेकिन कप्तान बनने से पहले पता क्या होता है मिसबा का? मिसबा के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि वो टीम में ही ना आ सके। किसकी तरफ से? उसमें शहरयार खान साहब थे, जो क्रिकेट बोर्ड के, मतलब ये शाही ख़ानदान है, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड में भी आता है, वैसे भी रॉयल फैमिली है। किधर की? रॉयल तो रह गया उधर इंडिया में। ये मंसूर अली खान पडौडी वगैरह और ये सैफ अली खान वगैरह, ये इस फैमिली से है ना। तो इसने अपनी किताब में लिखा था। अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अगर कोई बात लिख रहा है तो उसमें कोई वजन तो होगा। बिल्कुल नहीं कह रहा। उसने कहा जी इंजमाम जो है ना इसके रास्ते की रुकावट है। इंजमामुल हक, मिसबाउल हक के रास्ते की रुकावट इंजमामुल हक है। ये बड़ा इंकशाफ हो गया। अब ये यार शहरयार खान की किताब में ये जिक्र है। दूसरा साथ साथ मैं ये बता दूं कि मैं उस वक्त ये कनाल पार्क में रहता था, मेन मार्केट गुलबर्ग कनाल पार्क में। मेरा हमसाया था एक जारी, वो लीग वगैरह खेलता था इंग्लैंड में जाके, क्रिकेटर उसके बड़े दोस्त थे। एक दिन उसने मुझे अपने भाई को भेजा, हमसाया था मेरा, सामने रहता था, अपने भाई को भेजा कि जाओ खान साहब को मिसबाउल हक मुझे मिलने आया। उस वक्त तक मिसबा जो था ना वो क्रिकेट टीम में नहीं आया था। उन्होंने कहा खान साहब को बुलाए आ जाए। मैं गया तो ज़मीन पे बैठे हुए थे। ज़मीन पे कैसे कि गली महलों में जो घर होते हैं ना, उनकी जो बैठकें बनी होती हैं ना, उसमें सोफ़े कम ही होते हैं। बिल्कुल। अब तो खैर लग गए हैं, कईयों ने कोशिश करके लगा दिया, लेकिन मोर और लेस वो कारपेट सेटिंग होती थी।
या कोई दरी बिछी होती थी, हाँ कोई कुशन वगैरह पड़े होने। तो उसमें बैठ गया। तो मैंने भी ये सवाल कर दिया, मैं कहा यार मिसबा ये बताओ, इसकी तो किस्मत ख़राब है, ये बेचारा क्रिकेट टीम में नहीं आ सका, तुम्हारी तो क्रिकेट का बड़ा शोर मचा हुआ है, फर्स्ट क्लास मैचेस में दाएं बाएं लीग में बड़ा खेलते हो, तो क्रिकेट टीम में क्यों नहीं आया? तो मिसबा ने भी यही जवाब दिया था। उन्होंने कहा इंजमाम साहब फारग होंगे तो मैं आऊँगा ना। और मिसबा के बारे में ये कहा जाता है, जो क्रिकेट की रगें नहीं होती, जैसे आपकी मेरी रगें होती हैं, तो क्रिकेट की भी रगें होती हैं। कुछ लोग कुछ रगों को जानते हैं, उनका भी मिसबा के बारे में ये कहना है कि बहुत बड़ा कप्तान था। उसने कहा कि जब मिसबा को कप्तानी मिली थी उस वक्त 2011 था और 2009 में लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे हमला हो चुका था। उन्होंने कहा पाकिस्तान आने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं था। ऐसी बात है। वो मॉरल देखो कहाँ पे नीचे डिप कर गया हुआ था। मिसबा को बनाया जाता है, इसने बाहर जाके ही खेलना। जिस तरह से लड़कों को लड़ाने के लिए कि यार मिल के लड़ना है वरना साढ़े पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। वो लड़कों को जिस तरह वो लड़के एक फादर फिगर या तो हफीज़ कारदार को समझते थे, या मुश्ताक मोहम्मद को, या मिसबाउल हक को फादर फिगर समझते हैं ना, जी जी, लाइक फादर क्रिकेट के मैदान में लाइक फादर। और वो उसकी जो स्ट्रेटजीज होती थी ना, हालांकि एक जो T20 का वर्ल्ड कप था उसमें जब फाइनल में हारे थे ना, तो मिसबा की एक शॉट थी जो कैच हो गई थी और इंडिया फाइनल जीत गया था, हम फाइनल हार गए थे। किसी ने नहीं देखा कि वहां तक लेके जाने वाला भी मिसबाउल हक था। बिल्कुल। उस स्टेज तक भी मैच को मिसबाउल हक लेके गया था। अब वो अलग बात है कि T20 में आपको पता है जिस तरह की शॉटें होती हैं, वो लग जाती तो छिक्का था, वरना वो कैच आउट हो गया। कई बंदे हमारे यहाँ पे ना वो सिर्फ बस तनकीद ही करना जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो मुस्तनद तनकीद नहीं होती सेहतमंद, उसका रवाज पड़ जाए तो हमारी कई इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब अगर सिर्फ तनकीद है तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, एक बात ध्यान में रखना। बिल्कुल। और जिसके पास करने को कुछ ना हो वही सबसे ज़्यादा बोलता है, और यहाँ पे आधी से ज़्यादा आवाम ही वही है जिसके पास करने को कुछ नहीं है। नहीं, ये हमें बाकी टीमें भी तो हैं ना, दुनिया में बाकी टीमें भी तो हैं जो बहुत पता नहीं आगे से आगे जा चुकी हैं। और उसमें ये था कि आपने एक कप्तान अगर लेके आना तो बदकिस्मती पाकिस्तान की भला क्या है। 3-4 चीज़ें ज़हन में रख लो। एक तो बोर्ड होता है। अब बोर्ड की नज़र करम अगर लाली तुम पर है ना जी, तो तू कप्तान। अगर बोर्ड की नज़र करम मेरे पे है तो मैं कप्तान। और अगर बोर्ड की नज़र करम जो है ना छम्मे की तरफ है तो छम्मा कप्तान। अब ये जो मामलात हुए हैं इसमें ये नहीं देखा गया कि लाली किस तरह खिलवा सकता है, या सितार खान किस तरह खिलवा सकता है, या छम्मा किस तरह खिलवा सकता है। बायसेस इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद क्या होता है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग होती है। एक ग्रुप तो चलो खुश हो गया कि यार ये कप्तान आ गया, बाकी जो 2 ग्रुप हैं वो कैसे हैं। और फिर हमारा मीडिया, ओए होए होए होए, मीडिया नहीं बांटा हुआ। कैसे बांटा हुआ? कैसे? एक प्लेयर है, वो मीडिया का एक हिस्सा उसको उठाता है जी, मीडिया का दूसरा हिस्सा ना दूसरे प्लेयर को उठा रहा होता है। अब मैं भी कई दफ़ा इनसे बात करता हूँ, मैं क्या प्लेयरों को हमने बांटा हुआ है। ए मेरा प्लेयर, तो कहता है मेरा प्लेयर, फलाना चैनल कहता है ये मेरा प्लेयर। वो ये आना है तो फिर प्रॉपर तरीके से आओ, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से आना, वो भी है। ऊपर से जो हमारा क्रिकेट का शायक है, जिसको क्रिकेट का शौक है, वो इमोशनली चार्ज्ड है। वो तो ऐसे लगता है घर में सोया हुआ भी मैच देख रहा है। अब इमोशनली चार्ज जो फैन क्लब होता है ना, वो डेंजरस होता है। वो क्रिकेट में जो आपको दाद की ज़रूरत पड़ती है उस तक तो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट कोई और आ जाए फिर वही क्रिकेट फैन जड़ा होता है इमोशनली चार्ज। ओए होए होए। वसीम अकरम के घर में 2 दफ़ा हमला हुआ था। वसीम अकरम के घर में 2 दफ़ा हमला हुआ था। फैंस की तरफ किस से। तरह। और वही वसीम अकरम था जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो हीरो था।
तो मैं भी गया हुआ था, हालांकि मैं स्पोर्ट्स का मेरा कभी ज़िंदगी में ताल्लुक नहीं रहा, मैं स्पोर्ट्स कवरेज नहीं करता, तो मैं भी गया हुआ था यार। वसीम अकरम की पूरे क्राउड ने, लाखों में था क्राउड वाकई, जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में इतने लोग नहीं होते जितने उस टीम को रिसीव करने आए हुए थे। उनका था। ये लाहौर के स्टेडियम की, मैं लाहौर एयरपोर्ट की बात कर, वसीम अकरम की पप्पियाँ ले रहे थे वहाँ से, ऐसे ट्रक पे पता नहीं कैसे चढ़ते थे, एक दूसरे के सीढ़ियाँ बनाई हुई थी ना, सीढ़ियाँ किसकी बनी हुई थी, लोगों की। और इतनी ज़्यादा पप्पियों के बाद वसीम अकरम रह गए थे। वसीम अकरम बेचारा घबरा रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, वही जिसकी आप पप्पियाँ ले रहे हैं। एक वक्त वो आया, मैच आ रहे, वसीम पे इल्ज़ाम लगा, उसके घर पे 2 दफ़ा हमला हुआ। एक्सट्रीमिस्ट तो हैं हम। तो देखो ना, इमोशनली चार्ज जो फैन क्लब होता है ना, ये भी बजाय इसके नहीं कि होना चाहिए, वेरी अनहेल्दी फॉर द गेम। बेहतरी लाने के ना, ये कई दफ़ा है भी नुकसान कर देता है। अच्छा सर जी, मैं ये मिसबाल रख के आपको फिगर्स बता दूं, बस 56 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 26 जीते हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस खेले, सबसे ज़्यादा जीते, 19 हारे हैं, 11 ड्रॉ हुए थे, 46%। जी सर जी, ऐसा मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो आता है, बड़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है इनको, इमरान खान। सेकेंड मोस्ट टेस्ट मैचेस प्लेड एज अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान, 48 मैचेस, जिसमें से 14 जीते हैं, 8 हारे, बस 14, 48 में से सिर्फ 14 जीते हैं, 8 हारे, 26 ड्रॉ हुए। हाँ, तो सक्सेस रेशो ये इस तरह का नहीं है, 29% है जी, 29%। मतलब 40% के करीब हो ना, 40% एंड अबव फिर होता है। अच्छा, जितनी इनको पॉपुलैरिटी इनके करिश्मा, इनकी पर्सनालिटी की वजह से हासिल थी, उतनी वो करिश्मेटिक है ना। हाँ, परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, लेकिन वो करिश्मा है जो बोलता है उनके लिए। करिश्मेटिक है, सीधी सी बात खत्म हो गई, वो करिश्मेटिक है, वो कुछ करे ये भी ना परफॉर्मेंस होती, वो ऐसे करिश्मेटिक होता है, ऐसे लोग उसे चाह रहे होते हैं, उसकी ये परफॉर्मेंस भी ना होती तो ये मैं बात बता रहा हूँ, अब किस्मत का धनी है वो। अच्छा, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आजकल कमेंट्री में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है एक हमारे साबिक प्लेयर, साबिक कैप्टन की, रमीज़ राजा। अच्छी खासी कमेंट्री कर लेते हैं, बड़े ज़्यादा, मैं भी उनकी कमेंट्री का फ़ैन हूँ। लेकिन अगर बात की जाए उनकी कैप्टनसी की, 5 टेस्ट मैचेस खेले, 1 जीते हैं, और 22% की भैया जी उनकी सक्सेस रेशो है। अच्छा, कैप्टनसी में तो वो इतने कामयाब नहीं रहे, एज अ प्लेयर सही थे। नहीं, प्लेयर तो था। आखिरी जो कैच था इमरान खान की, एक ही विकेट थी 1992 के वर्ल्ड कप की फाइनल की, वो एक ही विकेट थी इमरान खान की, वो आखिरी विकेट थी, और आखिरी जो कैच पकड़ा था वो रमीज़ राजा ने पकड़ा था। एज ए बैट्समैन तो रमीज़ राजा रहा है, लेकिन कप्तान स्किपर जो है ना, वो देखो हर एक के हिस्से में वो बात नहीं होती, वो एबिलिटी हो सकता है ना हो, हेंस प्रोवन के हर अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कैप्टन भी हो। वो यही हुआ होगा। कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं, कमेंट्री तो बड़े से बड़ा चैनल उनको लेने के लिए बेताब होता है। और अच्छा, आखिरी हमारी लिस्ट पे जो आखिरी नाम है सक्सेस रेशो के लिहाज से, इंतखाब आलम, 17 मैचेस खेले, 17 टेस्ट मैचेस खेले एज अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान, सिर्फ 1 उसमें से जीते। नहीं, अब इसमें ये है कि हमारी ज़िंदगी का जो पहला कप्तान था ना, जब हमने ग्राउंड में क्रिकेट देखनी शुरू की, क्रिकेट ग्राउंड में जी, तो पहला जो कप्तान हमें मिला था ना, वो इंतखाब आलम था। हालांकि हमें भी उस वक्त समझ नहीं आती थी कि यार ये कोई इतना ज़्यादा कामयाब भी नहीं है, लेकिन इसके बगैर लगता है कि कप्तानी नहीं हो सकती। क्यों लगता था? क्योंकि इधर भी हम देख सकते हैं सिर्फ 6% सक्सेस रेशो है इनका, 6%। देखो ना, उस वक्त एक और बला चीज़ थी जिसकी वजह से हम क्रिकेट में हमें मार पड़ी, वो था कि 2 कैंप बने हुए थे, एक लाहौर कैंप, एक कराची कैंप। अच्छा, इन कैंप्स में कौन कौन था? यार हनीफ मोहम्मद को बाकायदा लाहौर के क्राउड से सपोर्ट हासिल कैसे हासिल हुई? वो कराची का था। वो तो सईद अहमद को कराची से अच्छा, सपोर्ट नहीं, तो उल्टा। जब ये होता है कि क्राउड इस तरह से बिहेव करना शुरू करता है, इसका मतलब है कि लाहौर कराची कैंप कितना ओपन हो चुका होगा। या लाहौर दा बंदा है यार, इसको कप्तान बनाओ, या लाहौर दा बंदा है, इसको क्रिकेट टीम में लाओ, या फिर कराची का बंदा है, कराची का क्रिकेटर है, इसको कप्तान बनाओ, या कराची का क्रिकेटर है, इसको टीम में लेके आओ। नहीं, ये तो बड़ी अलार्मिंग तो बात है। ये एक वक्त में बहुत रहा है, इसकी वजह से अच्छा खासा हुआ। जो जैसे मुल्क में सियासत होती है ना, सियासत भी ऐसे ही होती है ना, मैं मसले हल कर दूंगा,
हैं, दूसरा आता है वो कहता है मैं मसले हल कर दूंगा, तीसरा आता है कहता है मैं मसले हल कर दूंगा। बंदा हैरान होता है कि यार ये तीनों ही इस काबिल हैं मसले हल कर दें, तो इसका मतलब अगले 6 महीने में हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो 6 महीने क्या, वो साल गुजर गए, बल्कि अगले 200 साल भी गुजर जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा, आते रहेंगे, मैं आपके मसले हल कर दूंगा। तो क्रिकेट में भी यही होता था। ये लाहौर का जो है ना, बस आप देखिएगा क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाएगी। ओ भाई लाहौर का कप्तान आ गया, लॉबी है उसके पीछे, कराची का कप्तान आ गया, उसके पीछे कराची वाली लॉबी है। तो टीमों में तो पाकिस्तानी खेल रहे हैं या कैनेडियन खेल रहे हैं या श्रीलंका के खेल रहे हैं या नेपाल के खेल रहे हैं या काठमांडू के खेल रहे हैं, दसों नानू आपने कुछ ना कुछ तो करना है। अगर लॉबियों पे आप चले गए कि जब उनका हाथ पड़ा तो वो आ गया, जब इनका हाथ पड़ा तो वो आ गया, फिर तो टीम तो गयो तो ये गियो गयो। क्या बात है। ये गियो का लफ्ज़ जो है ना, ये मैं अक्सर इंडियन फिल्मों में सुनता रहता हूँ। ये अच्छा लफ्ज़ है वैसे, गियो। अच्छा, अब आपको बताऊं उन कैप्टन्स का जो कि कोई मैच नहीं जीत पाए टेस्ट, जिनके आते हैं, जिनके हम परफॉर्मेंस देख के भी कह सकते हैं कि भाई मैच तो गियो उसमें से सबसे ज़्यादा मैचेस खेले, 6 मैचेस खेले वसीम बारी, सही कह रहा हूँ ना मैं नाम, वसीम बारी ने और आसिफ इकबाल ने 6 मैचेस खेले। आसिफ इकबाल का तो आप जिक्र भी कर चुके हैं। हाँ, वसीम बारी एक दौर में ऐसे लगता था कि अगर ये नहीं होगा तो हमारा कोई विकेट कीपर नहीं होगा। कोई बैकअप नहीं था हमारे पास बैकअप ही कोई नहीं था। अच्छा, एज अ प्लेयर तो चलें, मैं मान लेता हूँ कि खिलाना हमारी मजबूरी थी, तो एज ए कैप्टन क्यों फिर? और नहीं, जब ये वसीम बारी आया था तो क्रिकेट थर्ड हो चुकी थी, थर्ड क्रिकेट हो चुकी थी। कैरी पैकर आ गया, मतलब कैरी पैकर ने पूरी दुनिया की जितनी भी टीमें थीं, सब टीमें, उनके खिलाड़ी 50 से ज़्यादा खिलाड़ी तो वो ले गया था, ऐसे ही। और रात के अंधेरे में लेके गया था। और ये था कि उन सब खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्कों के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दी थी, जिसमें हमारे ही 5 खिलाड़ी थे, जिसमें इमरान खान साहब भी थे, माजिद खान भी था, ज़हीर अब्बास भी था, सरफराज नवाज भी था, मुश्ताक मोहम्मद भी मेरे ख्याल में था। हाँ, अब ये थे, अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलनी छोड़ दी पैसों के चक्कर में। कैरी पैकर ऐसे पैसे देता, 2 साल तक इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान के लिए। फिर 2 साल के बाद उस कैरी पैकर को मौका मिल गया कि वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मांग रहा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, जो उसको नहीं मिले थे। उन्होंने कहा मेरे को पैसा है, 9 चैनल का मालिक था, टीवी चैनल भी था उसका। उन्होंने कहा मैं तोड़ के दिखाऊंगा। उन्होंने पूरी दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन तोड़ ली। 50 से ज़ायद क्रिकेटर, बड़े तो बड़ा बैट्समैन, बड़े तो बड़ा बॉलर, बड़े तो बड़ा ऑलराउंडर, सारों ने आम पैसा इतना था, सब ने हाँ कर ली। पाकिस्तान के इमरान खान थे, माजिद खान था, ज़हीर अब्बास था, सरफराज नवाज था, इन्होंने भी हाँ कर ली, पाकिस्तान की तरफ नहीं खेले। तो ऐसे मौक़ों पे होता था कि जब ऐसी सूरत हाल होती थी ना, तो फिर एक वो वक्त वो था कि उस वक्त ये डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि दुनिया की कौन सी टीम है जो यतीम नहीं हुई। हर एक टीम को तो यतीम कर दिया था कैरी पैकर ने। और फिर कैरी पैकर जिस क्रिकेट को लेके गया ना, आज जो क्रिकेट खड़ी है ना, वो कैरी पैकर की वजह से खड़ी है। ये रंग बिरंगे गेंदें, ये रंग बिरंगे किटें, ये फ्लड लाइट्स, ये रात का मैच, ये दिन का मैच, खुदा की कसम ये सारा रंग उसी ने भरा था। और अच्छा। 2 साल बाद जब उसको वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल गए कि आपका चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मैचेस होगा वो करेगा, तो उसके बाद फिर उसने टीम तोड़ दी। और फिर सारे मुल्कों ने अपने अपने खिलाड़ी जो थे ना, वो भी उनको माफ़ी दे दी। अच्छा, इनको सर्कस का जोकर कहा जाता था, इनको गद्दार तक का टाइटल मिला था। पूरी दुनिया बेस्ट का जो मीडिया था ना, जो भी थे खिलाड़ी, सर्कस, गद्दार, पैसों के लालची, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दी इन लोगों ने। ये बड़ा पॉपुलर स्लोगन थे उस वक्त, चलते थे। हम भी जब मैच देखने जाते थे ना ग्राउंड में, तो कुछ लोग वहाँ पे भी मंचले खड़े होते थे, वो कहते देखो अब नए नए लड़कों को हमें खेलते हुए देखना पड़ रहा है, अगर ये हम गद्दारी ना करते हमारे बड़े प्लेयर तो आज कम अज़ कम वो होते। वो साथ दूसरा कहता कि जिससे मुकाबला हो रहा है उनके ही बड़े खिलाड़ी वो ले जा चुका हुआ है। चलें, इस टॉपिक पे तो हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी। लेकिन अभी आपने रंग भरने की बात की, जो और कोई कैप्टन जो रंग ना भर पाए वो थे इम्तियाज़ अहमद। 4 मैच खेले, कोई नहीं जीत पाए। जावेद बर्की 5 मैच खेले, कोई नहीं जीत पाए। अच्छा, इनमें बड़े
पॉपुलर नाम भी शामिल है। शोएब मलिक 3 टेस्ट मैचेस खेले, कोई नहीं जीते, 2 हारे 1 ड्रॉ। शाहिद अफरीदी ने एक ही टेस्ट मैच एज ए कैप्टन खेला, वो भी हार गए। मोहम्मद हफीज़ ने एक खेला, हार गए। मोहम्मद रिजवान भी बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं एज ए कैप्टन, वो हारे। और अभी हमारे करंट जो टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने भी 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। वो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर था, 3 उन्होंने खेले। हम वेरी 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 अनफॉर्चुनेटली 3 के 3 हार गए। उम्मीद तो ये है कि जो भी अगला टेस्ट मैच होगा वो जीत जाएंगे। और ये नहीं, इसमें एक और चीज़ है कि वो खिलाड़ी जैसे इम्तियाज़ अहमद अब क्रिकेट नहीं खेल सकते जी, सदियां पुरानी बात होगी। जावेद बर्की ये इमरान खान के कज़न है, खालाजाद भाई। जावेद बर्की भी, सईद अहमद भी, माजिद खान भी, माजिद खान भी इमरान खान का कज़न है, खालाजाद भाई। वसीम बारी भी, आसिफ इकबाल भी। शोएब मलिक कहाँ गया? खेल रहा है क्रिकेट शोएब मलिक? शोएब मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, लीग क्रिकेट खेल रहा है। लीग है, चलो इसके पास अभी भी है कि कोई अगर मौका मिल गया। शाहिद अफरीदी क्रिकेट छोड़ चुके हैं। नहीं, अब मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट छोड़ चुके हैं, छोड़ गए। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद, इनके पास मौका है कि अपना ये जो 0% जा रही है ना सक्सेस रेशो में, ये इस दाग को इंशाल्लाह शान मसूद इसको 50 से ऊपर लेके जाएंगे। हमारी टीम नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए, आमीन। ये पॉडकास्ट स्टूडियो तक आपको उसने ड्रॉप दिया था शान नहीं मसूद। नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ जिस तरह बोले हो ना, मुझे ऐसे ही लगा। मैं चाहता हूँ हमारी टीम तरक्की करे, तो वर्ल्ड टेस्ट टीम की चैंपियनशिप बात करो देखें। ना, शान मसूद की बात कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि कंसिस्टेंटली एक बंदा शान कैप्टन मसूद रहे सुना है ना। वो पाकिस्तान कराची किंग्स हाँ, अभी हैं कराची किंग्स के। और वो हम जब T20 की बात करेंगे तब उधर जाएंगे, अभी नहीं हम जा रहे उधर। खैर, आज की एपिसोड स्टार साहब बड़ी अच्छी खासी लंबी भी होगी। अब प्रॉब्ली आप लोगों को इसको 2 पार्ट्स में देखना पड़ेगा, लेकिन आज की जो डिस्कशन थी ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी और मुझे बड़ा मज़ा भी आया। आज हमने टेस्ट मैचेस की तो बात कर ली, अगली एपिसोड में हम बात करेंगे ODI की और T20 की, उनको इकट्ठा एक ही एपिसोड में हम सम अप कर लेंगे। तो वो एपिसोड भी आपने लाजमी देखनी है। और अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो या आप चाहते हो कि हम कोई और फैक्टर्स भी अगली एपिसोड में शामिल करें, तो आपने कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर उन सब चीज़ों का बता देना है। अब आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, हम दोनों को और हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।